नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंघल आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मिशन हिंदी पर। बच्चों, आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी और जिसकी लेखिका है मधु कांकरिया। तो बच्चों, मैंने इस पाठ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी हम पार्ट 1 पढ़ेंगे और पार्ट 2 के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखें। और हाँ बच्चों, मेरे आगे के सारे नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मिशन हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। तो यह जो पाठ है साना साना हाथ जोड़ी, इसकी जो लेखिका मधु कांकरिया जी हैं, उनका जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। इन्होंने MA है वो अर्थशास्त्र में किया और कोलकाता विश्वविद्यालय से किया। इसके बाद यहीं से इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी प्राप्त कर लिया। तो लेखिका का यह एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो लेखक है अपनी किसी यात्रा का वर्णन करता है। तो इसमें भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का मतलब गैंगटोक तथा उसके आगे के हिमालय की यात्रा के बारे में बताया गया है। लेखिका ने हिमालय के अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण अपने इस पाठ में किया है। वर्णन इतना सजीव और स्वाभाविक है कि लगता है जैसे हम स्वयं ही हिमालय के हर क्षण बदलते सौंदर्य को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हिमालय के सौंदर्य के वर्णन के साथ ही लेखिका ने उस प्रदेश के निवासियों के जीवन, उनकी गरीबी, अभाव और मेहनत का भी रेखांकन किया है। रेखांकन किया है का मतलब वर्णन किया है। और लेखिका ने यह भी बताया है कि हिमालय तक जाने के मार्गों के निर्माण में अनेक लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इस यात्रा वृत्तांत में पीड़ा और सौंदर्य दोनों का ही अद्भुत। तो बच्चों, इस यात्रा वृत्तांत को समझने के लिए हम एक नज़र डालते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं पर। इन बिंदुओं को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना ताकि पाठ है वो आसानी से समझ में आ सके। वैसे मैंने एक एक बिंदु को आगे भी एक्सप्लेन कर दिया है, तो इन्हें आप वहाँ भी समझ। तो चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1, गंगटोक अर्थात गैंगटोक शहर का मनमोहक नज़ारा। तो बच्चों, लेखिका मधु कांकरिया ट्रेन से यात्रा कर रही हैं और वे सिक्किम यात्रा पर हैं। उनके साथ उनके मित्र मणि भी है। सिक्किम आकर वे गैंगटोक शहर में रात भर के लिए रुकते हैं। गैंगटोक शहर का नज़ारा देखकर लेखिका हैरान रह जाती है। लेखिका को लगा आसमान जैसे उल्टा पड़ा हो, सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हों। दूर तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे हों। क्या था वह? वह था रात में जगमगाता गैंगटोक शहर। बच्चों देखिए, इस तस्वीर में भी गैंगटोक शहर कैसे रोशनी में जगमगा रहा है। लेखिका ने गैंगटोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का एक ऐसा शहर कहा है जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम, रात। तो लेखिका ने गैंगटोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा है बच्चों? क्योंकि वहाँ के निवासियों को जीवन यापन के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी अपनी परिस्थितियों से उन्हें कोई शिकायत नहीं होती। सारी असुविधाओं के बीच भी वे अपना जीवन एक शाही अंदाज में बिताते हैं। उनके चेहरे पर कहीं से भी दीनता या हीनता नहीं झलकती, जैसा आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। लेखिका आगे बताती है कि वह रहस्यमयी सितारों भरी रात को देखकर मेरा सब कुछ स्थगित हो गया था, यानी कि सब कुछ रुक गया था, सब अर्थहीन था। बच्चों, लेखिका को सब अर्थहीन क्यों लगा? क्योंकि गैंगटोक शहर की रहस्यमयी रात, टिमटिमाती रोशनियाँ, उसकी अद्भुत सुंदरता के आगे लेखिका को सब कुछ अर्थहीन लग रहा था। उसे लग रहा था इस सुंदरता को देखकर जैसे उसकी चेतना, उसके आसपास, उसके बाहर भीतर सब कुछ शून्य हो गया हो। लेखिका अवाक सी रह गई। उस अद्भुत सौंदर्य को देखकर
लेखिका को लगा जैसे सारी संवेदनाएं ठहर सी गई हैं। तो बच्चों, रात बीत जाने के बाद धीरे धीरे सुबह का उजास अर्थात उजाला होने लगा। लेखिका एक नेपाली युवती से सुनी प्रार्थना गुनगुनाने लगी। कौन सी प्रार्थना? साना साना हाथ जोड़ी गुरुदेव प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कोसेली। बच्चों, इसका अर्थ यह है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को ही समर्पित हो। तो बच्चों, पाठ का शीर्षक भी यही है जो कि हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। यह शीर्षक हमें सिखाता है कि हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हमारा सारा जीवन भी अच्छाइयों में ही बीते, कभी भी हम कोई बुरा या गलत काम करने की सोचें भी नहीं। तो बच्चों, लेखिका ने यह प्रार्थना एक नेपाली युवती से सीखी थी। सुबह जैसे ही लेखिका की आंख खुली, वह बालकनी की तरफ भागी। लोगों ने बताया था कि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। बच्चों, यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। यह पहाड़ सिक्किम व नेपाल की सीमा को छूता है। यह एक बहुत ही अद्भुत चोटी है। पर क्या था कि मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। तो लेखिका यहाँ बता रही हैं कि कंचनजंगा न तो दिखनी थी और न ही दिखी, पर सामने ही रकम रकम अर्थात तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा जैसे फूलों के बाग में आ गई हूँ। नंबर 2, युमथांग के सुहावने दृश्य। लेखिका ने हिमालय की यात्रा के लिए एक जीप किराए पर ली। उस जीप में उसकी सखी मणि व दूसरे पर्यटक भी थे। उसी जीप का ड्राइवर जितेन नार्गे था। जितेन नार्गे ड्राइवर होने के साथ साथ एक कुशल गाइड भी था। वह सिक्किम के सभी पर्यटक स्थलों की जानकारी देता जा रहा था। बहरहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर दूरी पर है युमथांग। युमथांग यानी कि घाटियाँ। लेखिका की ड्राइवर ने बताया कि युमथांग के मार्ग पर गहरी और फूलों से लदी घाटियाँ मिलेंगी। लेकिन लेखिका ने बचकाने उत्साह से पूछा, क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? तो बच्चों, लेखिका इस यात्रा को लेकर बहुत ही उत्साहित थी। इसी क्रम में लेखिका अपनी आगे की यात्रा के बारे में हमें बता रही हैं कि जब वे आगे गए तो जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा का प्रतीक। ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। इन पताकाओं को आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। पताकाएं का मतलब होता है कि झंडियाँ। तो फिर नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं मतलब झंडियाँ फहरा दी जाती हैं। फिर उसने बताया कि नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। फिर उसने एक और बात बताई कि कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं यानी कि झंडियाँ लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर में ये रंगीन झंडियाँ देख रहे हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और लेखिका बता रही हैं कि मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। तो इस प्रकार लेखिका है वो बता रही है कि हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। आगे बढ़ने पर
कवि लॉन्गस्टॉक नामक स्थान आया, जो कि बड़ा ही सुंदर स्थान है। लेखिका को बताया गया कि सिक्किम की लेपचा तथा भूटिया जातियों के बीच वहीं पर शांति वार्ता का प्रारंभ हुआ था। तो आगे बढ़कर उन्हीं रास्तों पर लेखिका बता रही है कि मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख रही हैं, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। तो इस प्रकार बच्चों, लेखिका को लगा कि हम चाहे भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं वे आज भी एक जैसी ही बनी हुई हैं। तो इस प्रकार बच्चों, लेखिका की जो जीप थी वो धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी। अब मार्ग में चलते हुए स्वेटर बुनने वाली युवतियों और भारी वजन ढोते नेपालियों की बजाय नीचे घाटियों में वृक्षों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। जैसा आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि छोटे छोटे घर हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और हिमालय का वह विराट रूप सामने आ रहा था, जिसे दर्शक और तीर्थयात्री सदा से देखने को लालायित रहे हैं। अब रास्ते संकरे और घुमावदार होने लगे थे। घटाएं नीचे छूटती गईं और चौड़ी वादियां सामने आने लगी। भीमकाय मतलब बड़े ही विशाल भीमकाय पर्वतों और घाटियों के बीच चलते हुए लेखिका को लग रहा था मानो वह किसी हरियाली गुफा के बीच जा रही हो। तो इस प्रकार जो लेखिका थी अपनी इस यात्रा से बड़ी ही आनंदित हो रही थी। तो बच्चों, हिमालय की इस असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और यह मौसम हंसी। पर लेखिका बता रही है कि मैं बिल्कुल मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखिका और उसके साथी सैलानियों की मन स्थिति में बहुत अंतर था, क्योंकि उसके साथी सैलानी जहाँ हिमालय के बाहरी सौंदर्य से प्रभावित होकर रह जाते हैं, वहीं लेखिका उस विराट और अनंत सौंदर्य के भीतर निहित संदेश को भी सुनती है। तो बच्चों, लेखिका एक सामान्य पर्यटक मात्र नहीं है, अपितु एक अति संवेदनशील मतलब इमोशनल साहित्यकार भी है। तो अब लेखिका आगे बता रही है कि जीप की खिड़की से मुड़की का मतलब अपना मुंह या चेहरा निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, जलप्रपात मतलब झरने, तो कभी नीचे चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। तो बच्चों, यहाँ पर लेखिका ने तिस्ता नदी की तुलना है वो चांदी से की है कि उसका जल है वो चांदी की तरह चमक रहा था। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि जब जल है जो पत्थरों से टकराता है तो वो चांदी की चमक पैदा करता है। तो इसलिए जो तिस्ता नदी थी वो चांदी की तरह कौंध मार रही थी। तो लेखिका आगे क्या बताती हैं कि इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार ही देखी थी। फिर वो कहती हैं कि मेरे नगबती मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, और इस झरने का नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रही हैं कि जल की है वो 7 धाराएं एक साथ बह रही हैं। तो इसलिए इस वाटरफॉल का नाम, इस झरने का नाम क्या है? सेवन सिस्टर वाटरफॉल। ये बड़ा ही खूबसूरत है। फ्लैश चमकने लगे मतलब जो लोग हैं वो फ़ोटो खींचने लगे।
सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। और अक्सर हम भी क्या करते हैं कि जब भी हम कभी इस प्रकार के प्राकृतिक दृश्य देखते हैं तो हम भी है वो उन खूबसूरत लम्हों को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं, और प्राकृतिक सौंदर्य जो हमें अपने अंदर भर लेने चाहिए वो हमसे छूट जाते हैं। पर लेखिका आगे क्या कहती हैं कि आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत भी सुनने लगी। अर्थात जो झरने की संगीतमय ध्वनि लेखिका के भीतर संगीत जगा रही थी। तो थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में जब पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। लेखिका बता रही है कि मेरा मन है वो काव्य में हो गया, अर्थात हिमालय का असीम सौंदर्य उसके हृदय में, अर्थात लेखिका के हृदय में वो कविता जगा रहा था, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। तो आगे लेखिका क्या कह रही है कि उस सुंदरता को देखकर, उस प्राकृतिक खूबसूरती को देखकर जो भीतर की सारी तामसिकताएं मतलब बुरी भावनाएं जो थी, दुष्ट वासनाएं और जो बुरी इच्छाएं थी, इस निर्मल धारा में बह गई। यानी कि इनमें एक ऐसी शक्ति थी इस प्राकृतिक सौंदर्य में कि इसको देखकर कि मन की जितनी भी बुरी भावनाएं हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। लेखिका का मन वहां से जाने को नहीं कर रहा था, पर जितेन मुझे ठेलने लगा, मुझे मतलब लेखिका को ठेलने लगा, उसे कहने लगा आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। नंबर 3, भिन्न भिन्न प्राकृतिक नज़ारे। तो बच्चों जो लेखिका की जीप थी आगे चली तो पर्वतों के नए नए रूप रंग सामने आने लगे। ऊपर घने बादल छाए हुए थे। प्रकृति लेखिका को जीवन के नए नए रहस्यों से परिचित करा रही थी। थोड़ी देर बाद जीप रोकी गई तो पर्वतीय सौंदर्य का सर्वश्रेष्ठ रूप सामने था। मानो चारों ओर स्वर्गीय सुंदरता बिखरी पड़ी थी। वहाँ एक ही क्षण में प्रकृति के विविध स्वरूप सामने आ रहे थे। लेखिका कहती है कि मैंने गर्दन घुमाई तो सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। जन्नत मतलब स्वर्ग। चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। यहाँ लेखिका हमें यह समझाने का प्रयास कर रही है कि प्रकृति हमें हमेशा देती ही रहती है और बदले में हम प्रकृति को नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो बच्चों, हमें प्रकृति के इस देने के भाव को अपने भीतर आत्मसात करना चाहिए। तो लेखिका आगे बताती हैं कि झरने, तिस्ता नदी, मंडराते बादल, हिलोरें लेते फूल आदि जैसे एक लय और तान में गतिशील थे। लेखिका के मन में ऋषियों का महामंत्र चरे वेती अर्थात चलते रहो गूंजने लगा। वह अप्रतिम सौंदर्य उसे ईश्वर से निकटता का अनुभव करा रहा था। तो इस प्रकार बच्चों, जो लेखिका थी वो प्रकृति की अनंतता और विराटता से एकाकार होकर अपने अस्तित्व को ही भूल गई थी। वह अतीन्द्रिय का मतलब इंद्रियों से भी परे, तो वह अतीन्द्रिय अनुभूति की अवस्था में पहुंच गई थी और स्वयं को ईश्वर के निकट अनुभव करने लगी थी। नंबर 4, मातृत्व और श्रम साधना का दृश्य। तो बच्चों, उस मनमोहक दृश्य को देखते हुए लेखिका कुछ दूर निकली तो उसे एक विपरीत दृश्य दिखाई दिया और वह एकदम से रुक गई, मानो कोई नृत्यांगना के नुपुर मतलब उसके घुंघरू अचानक टूट गए हों। उसने देखा कि पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं, गूंथे आटे सी कोमल काया, परंतु हाथों में कुदाल और हथौड़े। कईयों के पीठ पर
बंधी डोको, डोको मतलब बड़ी टोकरी, उसमें उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार भी रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने का यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं खड़े बीआरओ के कर्मचारी से लेखिका ने पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने बताया कि जिन रास्तों से गुजरते आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा। यह लेखिका के कहने पर उसने कहा, पिछले महीने तो एक की जान चली गई थी, जरा सी चूक और सीधी पाताल प्रवेश। तभी लेखिका को सिक्किम सरकार द्वारा लिखे बोर्ड की याद आई, जिस पर लिखा था, आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुटलाया है। यह याद कर लेखिका का मानसिक चैनल है वो बदल गया। उसे पलामू और गुमला के जंगलों की याद आ गई। उसने वहां देखा था कि पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती हुई पहाड़ियों के हाथों में पड़ी गांठें, दोनों एक ही कहानी कहते हैं कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। तो बच्चों, लेखिका का यह कथन भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर एक तीखा व्यंग्य है। हिमालय के प्राकृतिक मनोहारी सौंदर्य के बीच पत्थरों को तोड़ती महिलाओं को देखकर लेखिका को बड़ा आघात लगा। पीठ पर शिशुओं को बांधे ये स्त्रियां माता और श्रमिक दोनों की भूमिकाएं साथ साथ निभा रही थी। इस दृश्य को देखकर लेखिका को लगा कि एक तरफ समाज का संपन्न और समर्थ वर्ग था, जिसने सारी मलाई अर्थात सारे आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर रखा था, और दूसरी ओर भारत के वे आम आदमी थे जिनके भाग्य में आंसू बहाना, अभाव, यातना और ठगे जाना लिख दिया गया था। तो तभी उन्हें गमगीन देखकर जितेन नार्गे ने कहा, मैडम, यह मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। किंतु लेखिका मन ही मन सोच रही थी कि ये देश की आम जनता नहीं है, जीवन का संतुलन भी है। ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। लेखिका यहाँ कहना चाहती है कि देश की आम जनता अर्थात किसान, मजदूर, सामान्य लोग देश के करोड़ों लोगों के लिए अन्न उपलब्ध कराते हैं। सारे उद्योग, व्यवसाय और सड़क, पुल, रेलवे लाइन, बांध आदि के निर्माण इन आम लोगों के ही बल पर तो चल रही हैं। ये आम जन देश की अर्थव्यवस्था और प्रगति की रीढ़ हैं, लेकिन इनके श्रम का उचित मूल्य इन्हें नहीं मिल पाता। तभी लेखिका ने देखा कि ये श्रम सुंदरियां किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसा लगा कि जीवन लहरा उठा हो, सारा खंडहर ताजमहल बन गया हो, सारा खंडहर ताजमहल बन गया हो। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है बच्चों? शायद इसलिए कहा है क्योंकि लेखिका ने इन्हें अपनी पीठ पर बच्चों को बांधे कठिन परिश्रम करते हुए देखा था। तब लेखिका को इनका जीवन एक खंडहर की तरह लगा, लेकिन इन सब से बेफिक्र जब ये श्रम सुंदरियां खिलखिलाकर हंसी तो लगा जैसे कोई खंडहर ताजमहल बन गया हो। अर्थात इन महिलाओं को कठिन परिस्थितियों में भी लेखिका ने मुस्कुराता हुआ पाया। तो बच्चों, यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न उत्तर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। इस साल यानी सेशन 2020-21 के बोर्ड एग्जाम में कृतिका बुक में से कुल 3 प्रश्न आएंगे, जिनमें से 2 प्रश्नों का हल आपको करना है, और ये दोनों प्रश्न हैं वो 3-3 मार्क्स के होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।